तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ऐसे सुनाऊंगा कि याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता की विशेषताएं और इन चारों में क्या अंतर है। ये अगर अंतर बताना है तो हमें उनके बारे में और उनकी परिभाषा मालूम होना चाहिए। बस ध्यान से सुनना है, शांति से सुनना है, याद हो जाएगा आपको तुरंत के तुरंत। पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आपको कि 12th के बाद आगे कौन से विषय, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करें, क्या विषय लें, छात्रवृत्ति कैसे मिल सकती है, बेस्ट कॉलेज का चयन कैसे करें, नौकरी करना है तो उसके लिए क्या करें, ये सारी जानकारियाँ धीरे धीरे अपडेट की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक बटन प्रेस कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बता दें। हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो नंबर आप सबके पास है ही, उससे जुड़ जाएं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, ये इन्होंने क्रम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये चारों के चारों आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। जो काल है ना, आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, फिर दूसरा रीति काल जिसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, तीसरा आधुनिक काल के अंतर्गत ही 6 बाद हैं जिसमें द्विवेदी युग है ना। तो वैसे ही ये प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता जो है, तो इनमें सबसे पहले छायावाद। छायावाद का समय है 1918 से 1936। 18 का दोगुना हो गया 3636 तक। और 1936 से शुरू होता है प्रगतिवाद, 36 से 43 तक। 1936 से 43 तक शुरू रहता है प्रगतिवाद। और उसके बाद प्रयोग करना लोग शुरू कर देते हैं, तो प्रयोग शुरू हो जाता है। और प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता। कई बार ये देखा गया है कि एक ही कवि जो है वो प्रयोगवाद में भी है और प्रगतिवाद में भी है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो कवि ज़्यादा जी गया ना। अगर 1918 से उसने लिखना शुरू किया तो 36 तक भी लिख रहा था, 37 में भी लिखा, 43 में लिखा, क्योंकि जिंदा था। तो एक ही कवि तीनों काल में भी हो सकता है। पर ये उस समय वो किस तरीके से लिख रहा था, क्या लिख रहा था, इस पर मैटर है। तो तीनों वादों का काल याद हो गया। पहले छायावाद आया, छायावाद के बाद आया प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद। ठीक है, अब इनका हम अंतर बता देते हैं। तो देखो, छायावाद में छाया शब्द आया है, इसमें परमात्मा की आत्मा पर छाया, इसलिए इसका नाम छायावाद है, परमात्मा की बात है। दूसरा, छाया से आप याद रखना कि छाया यानी किसी पेड़ की छाया मान लो, और पेड़ यानी प्रकृति। तो ऐसा काल जिस काल में रचनाओं में प्रकृति, नदी, झरने, पेड़ पौधे, हवा, इनकी बात की गई हो और मानवीकरण की बात की गई, यानी मानव की क्रियाओं का प्रकृति पर आरोप है, तो वो छायावाद के अंतर्गत आता है। इसमें राष्ट्रीय चेतना के जागरण की भी बात की गई है। तो ऐसा काल जिसमें प्रकृति के चित्रण की अधिकता हो, राष्ट्रीय चेतना की बात हो और परमात्मा पर आत्मा की छाया, तो वो छायावाद हो गया। छायावाद के बाद आया 1936 के बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में क्या है, इसमें क्या हुआ, हम लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इस प्रगतिवाद में संघर्ष वाली बातों को लिखा गया है। किसके संघर्ष की? लोगों के संघर्ष की। और इसमें एक ईश्वर को बिल्कुल एक तरफ रख दिया, यानी प्रगतिवाद में हम लोग तरक्की करेंगे, ईश्वर आप एक तरफ बैठो, तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है। इस काल की कविताओं में ईश्वर पर भरोसा नहीं जताया गया है और सामाजिक समरसता, शोषित वर्ग के उन्नति की बात की गई है। उन्मूलन जो हो गया, दब गए हैं, दबे कुचले लोग, उनको साथ लेकर चलने की बात है। शोषित और वंचित वर्ग के लोगों को उठाकर, तो सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता एवं ईश्वर की सत्ता का विरोध जो है वो प्रगतिवाद में देखने मिलता है। ये 36 तक आया। 36 के बाद 43 तक रहा, ये 36 से 43 तक। 43 के बाद आगे आया प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। 1943 इनका तार सप्तक एक रचना है, वो प्रयोगवाद है। इन्होंने मतलब इसको यथार्थवाद भी कहते हैं। अति बौद्धिकता, नग्नता, यथार्थता का इसमें चित्रण है ना। तो ये प्रयोगवाद हो गया। और नई कविता ये प्रयोगवाद के बाद का मैटर है, जिसमें सभी प्रकार की राजनीति भी, कई प्रकार की बातें वो इस प्रकार से। ये तीनों का हमने काल बताया। पहले छायावाद 1918, 18 का दोना 36, तो 1918 से 36 तक, 36 से 43 तक चला प्रगतिवाद, 43 से आगे चला प्रयोगवाद, फिर नई कविता। और छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, और 2 और है ना, जयपंत, प्रसाद और द्विवेदी। इसके बाद प्रगतिवाद में जो है नागार्जुन है, शिवमंगल हैं, सुमन है। प्रयोगवाद के हैं अज्ञेय, मैंने बता ही दिया। इसके बाद क्वेश्चन आया आपका, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर क्या है। देखो, संदेह और भ्रांतिमान कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पर इसमें कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं। संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, पर भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम
टूट जाता है। एक और बात है, भ्रांतिमान कोई भी अलंकार हो, दो बातें तो होती हैं, उपमेय और उपमाएं, उपमेय उपमान और उपमेय। तो भ्रांतिमान में उपमान में ही उपमेय मान लिया जाता है। फिर से समझना, भ्रांतिमान में उपमान में उपमेय का भ्रम होता है, या फिर अप्रस्तुत वस्तु में प्रस्तुत का भ्रम होता है, और संदेह में संदेह होता है, वो नारी है कि वो एक, आपने सुना होगा। तो ये दोनों में अंतर हो गया, अच्छे से लिखना जरूर सीखें आप। इसके बाद विरोधाभास और व्यतिरेक अलंकार में अगर अंतर पूछा जाता है तो क्या करेंगे। देखो, विरोधाभास एक अलग ही टाइप का, जहां एक ही वाक्य है पर उसमें विरोधाभास है ना। जैसे मीठा जहर है, अब जहर मीठा कैसे हो सकता है, पर ये बात है। तो विरोधाभास में लगे विरोध जैसा, पर वो कहा कुछ और जाए। और व्यतिरेक में बिल्कुल उल्टा होता है, जहां पर उपमेय को बहुत ज्यादा बता दिया जाए और उपमान को बिल्कुल छोटा बता दिया जाए। जैसे चंद्रमा और मुख की अगर तुलना करी गई है, तो चंद्रमा को बहुत छोटा बता दिया जाए और मुख को बहुत अच्छा बता दिया जाए, है ना। तो ये व्यतिरेक होता है, ठीक है। व्यतिरेक में उपमेय को छोटा, उपमेय को बहुत बड़ा और उपमान को बहुत छोटा, उपमान जिसकी तुलना दी गई है। तो उपमान, जैसे उदाहरण के लिए मैं कह दूं चंद्रमा और मुख, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो उपमान है और चंद्रमा को छोटा बता दिया है, तो वो हो गया व्यतिरेक अलंकार। फिर से समझना, व्यतिरेक अलंकार वो है जिसमें उपमान को बहुत छोटा बता दिया जाए, किससे, उपमेय से, वो है व्यतिरेक। इसके बाद महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है, तो आप देख सकते हैं महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य जीवन के लिए होता है और खंड काव्य जीवन की किसी एक घटना का होता है, ठीक है। इसके बाद आया सोरठा और दोहा छंद में क्या अंतर है। तो पहली बात तो ये दोनों मात्रिक छंद हैं, ठीक है। दूसरी बात, दोहा का उल्टा सोरठा है, सोरठा का उल्टा दोहा है। क्या मतलब, देखो 4 चरण है दोहा में, 4 चरण है, तो पहला और जो तीसरा है, यानी पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11। सोरठा इसका उल्टा हो जाता है, सोरठा में पहले और तीसरे में हो जाएंगी 11 और दूसरे और चौथे में हो जाएंगी 13-13। ये सोरठा में और इसमें अंतर हो गया। इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। तो देखो, जीवनी ये दोनों गद्य की विधाएं हैं, ठीक है, पर जीवनी कोई भी लिख सकता है, मेरी जीवनी कोई और व्यक्ति भी लिख सकता है, ठीक है, पर आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। इसके बाद आया रेखा चित्र और संस्मरण। अब रेखा चित्र में रेखाओं का कोई चित्र नहीं होता, रेखा चित्र से मतलब है रेखा चित्र यानी एक चित्र ही है। जब कोई ऐसी रचना की जाए जिसको पढ़ने से कहीं का चित्र दिमाग में बन जाए, यानी इस तरीके से किसी चीज का वर्णन कि आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाए, तो वो रेखा चित्र है। और संस्मरण में जब आप कहीं गए तो कहीं की यादें लिख रहे हैं कि वहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इसमें ज्यादातर प्रतीकों का, स्थानों का है, और संस्मरण में भावनाएं आदि मिश्रित होती हैं। अशोक वृक्ष की विशेषताएं, अशोक वृक्ष सदाबहार होता है, ठीक है। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताने की मुझे जरूरत नहीं है। राजभाषा छोटा रूप है, राष्ट्रभाषा बड़ा रूप है, ठीक है, और पूरे राष्ट्र में मान्य होती है। उत्तरमाला के लिए मेरा नंबर है। शब्द युग्म के बारे में आपको लिखना है। शब्द युग्म क्या है, जोड़े वाले, युग्म मतलब युगल, जोड़े वाले, जब दिन रात, है ना। तकनीकी शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण बस देना है, तकनीकी शब्द यानी पारिभाषिक शब्द। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं गुरुत्वाकर्षण, भावना, आसन, ऐसे शब्द जिनके एक शब्द भले ही बोला जा रहा है पर उनकी परिभाषा बड़ी है। गुरुत्वाकर्षण मतलब एक्सप्लेन कैसे करोगे, जैसे मुझे पानी बताना, पानी यानी नीर, उदक, अम्बु, पर गुरुत्वाकर्षण का पर्यायवाची नहीं बता सकते आप, उसको परिभाषा बतानी पड़ेगी। आसन की परिभाषा बतानी पड़ेगी। तो ऐसे शब्द जो परिभाषा के लिए एक हो जाते हैं, किसी बड़ी परिभाषा का एक शब्द बना दिया तो वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं, परिभाषिक। उदाहरण मैंने बता दिया, भावना, गुरुत्वाकर्षण, आसन आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके परिचय आप पुस्तक में से देख लीजिएगा, लंबा समय हो रहा है। खेत कविता के बारे में उसमें से देख लीजिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर क्या है। देखो, स्थायी भाव संचारी भाव में पहले तो ये देख लें कि स्थायी भाव है 9, संचारी भाव है 33। कई बार स्थायी भाव 11 भी हो जाते हैं, 36 भी हो जाते हैं, पर आप तो 9 और 33 याद रखना। दूसरा, स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, हमेशा सहृदयी के हृदय में विद्यमान रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। बस जैसे उद्दीपन आदि सामने आते हैं तो वो उद्दीप्त हो जाते हैं, यानी प्रकट हो जाते हैं स्थायी भाव। परंतु जो संचारी भाव हैं वो स्थायी भाव आदि के आने के बाद आते हैं। और संचारी भाव में एक बात होती है कि बुलबुले के समान होते हैं। फिर से समझना, स्थायी भाव स्थायी रहता है, संचारी भाव
स्थिर नहीं होता है। एक तो ये बात हो गई, ये 9 है, ये 33 है, 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर ये लिखिए कि स्थायी भाव सरहदी के हृदय में उत्पन्न होता है और लंबे समय तक बनता है, पर संचारी भाव स्थायी भाव का समर्थक होता है, सहायक होता है, जो पानी के बुलबुले के समान आता है और तुरंत चला जाता है, संचारी भाव होगा। वर्णिक और मात्रिक छंद में अंतर बताना है। तो देखो वर्णिक और मात्रिक छंद में अंतर बताना है, तो जिसमें वर्णों से छंद की गणना की जाए वो वर्णिक, जिसमें मात्राओं से छंद की गणना की जाए वो मात्रिक हो गया। इसमें वर्णिक छंद में जो गण हैं यमाता, यमाता, रा, ज, भा, न, स, 8 हो गए ना। तो 8 गणों की के माध्यम से जहाँ गिना जाए वो होता है वर्णिक छंद। और मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाए लघु गुरु के माध्यम से। अब उदाहरण में दे दीजिए, वर्णिक छंद में अलग दे दीजिए, मात्रिक छंद में जैसे दोहा हो गया, हरिगीत का हो गया, सोरठा हो गया, यहाँ पर आप वर्णिक छंद में दे दीजिए। इसके बाद लेखक जैनेन्द्र कुमार का वाजारवाद से क्या तात्पर्य है। वाजारवाद उनका जो पाठ है लेखक जैनेन्द्र कुमार का वाजार दर्शन, तो उसका वाजारवाद से क्या तात्पर्य बताना है कि इसमें पूंजी का महत्व है और लोगों को लुभावने आदि चीजें और तकनीकी का प्रयोग करके मार्केट में पैसे का उपयोग करके आदि आदि जो आप वर्णन कर सकते हैं। वाक्य प्रकार लिखिए अर्थ के आधार पर। देखो वाक्य के प्रकार अगर रचना के आधार पर देखें तो अलग बनते हैं, अर्थ के आधार पर देखें तो अलग बनते हैं ना। रचना के आधार पर 3 हैं, कौन कौन से हैं? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। और अगर अर्थ के आधार पर देखें तो 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य? संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, ये आदि आदि। जूझ के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो जूझ का मतलब ही जानते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष। तो यहाँ पर एक मराठी टीचर हैं, तो उनके संघर्ष और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके पढ़ाने के तरीके पर चर्चा की गई है। तो उनके संघर्ष की बात है, इसलिए इसका नाम ही जूझ है कि वो किस तरीके से संघर्ष करते थे, मेहनती। जयंत कुमार और शमशेर बहादुर का परिचय आपको बताना है। स्नेह सुरा से क्या तात्पर्य है? स्नेह सुरा आपने जो पाठ पढ़ा उसमें जो कवि वो घर से दूर रहता है और वो घर की याद में ही डूबा रहता है, तो ये प्रेम स्नेह की सुरा है ये। अगला, ऊषा का जादू से यहाँ क्या तात्पर्य, वह क्यों टूट रहा है? ऊषा का मतलब प्रातः काल का जो लालिमा है, उसका जो माहौल है सुबह का, वो सुबह का माहौल सबको अच्छा लगता, तो वो जादू सा फैला हुआ है और वह टूट रहा है। जैसे जैसे सुबह हमेशा तो नहीं बनी रहती, धीरे धीरे वो गायब होती है, इसलिए उसका जादू टूट रहा है। परचेसिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? वही जैनेन्द्र कुमार का जो बाजार दर्शन पाठ है उसी का एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। परचेसिंग पावर का मतलब है, परचेस एक इंग्लिश का शब्द है खरीदना, तो खरीदने के लिए इतनी क्षमता होना परचेसिंग पावर कहलाती है। बाजार से, मार्केट से वस्तुएं खरीदने की क्षमता परचेसिंग पावर है। अगला, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? ये महादेवी जो वर्मा का पाठ है उसका प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। छायावादी कवि है वो, है ना, महादेवी 4 कवि जो छायावाद के, उसमें महादेवी वर्मा भी हैं एक स्तंभों में। निबंध और गद्य की कसौटी क्यों कहा गया? निबंध को गद्य की कसौटी क्योंकि ये बड़ा नपा तुला निश्चित, जिसमें जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसके सभी पहलुओं को एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित भाषा में लिखा जाता है, इसलिए इसे गद्य की कसौटी में कहा गया। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाई गई थी। देखो यशोधर बाबू की शादी के लिए 25 साल हो गए थे। यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण भी आ सकता है, कैसे? तो यशोधर बाबू सुलझे हुए एक सभ्य अच्छे व्यक्ति थे, है ना, और ईमानदार व्यक्ति थे, और 25 साल उनको शादी हो गए थी, इसलिए उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी। भक्तिन लेखा के मध्य संबंध क्या है? तो भक्तिन उनके यहाँ काम करती नौकरानी और लेखिका महादेवी वर्मा। अम्बेडकर और फणीश्वरनाथ का परिचय लिख दीजिएगा, बड़ा सरल है। अतीत में दबे पांव अथवा जूझ कहानी पर प्रकाश डाले। अतीत में दबे पांव का आपको सिस्टम पता है, मोहनजोदड़ो की पूरी की वहाँ की ईंटें कैसी, उनका अनुपात क्या है, नाली कैसी है जानी, वहाँ का स्नानगार आदि आदि का वर्णन अतीत में दबे पांव है। और जूझ वही मराठी टीचर के बारे में बात है। तो आशा है आपको इतना समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।